मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने रिप्रोडक्शंस पढ़ा है एंड जेनेटिक इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जेनेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हम जानेंगे कि कैसे ट्रेट या जीन आप में पास होते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल दिखते हैं, हम अपने मदर एंड फादर जैसे दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? तो इसका जो बेस है वो है जीन, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण ही हम दिखते हैं, और ये जो पास हो रहा है एक ट्रेट्स पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या है कि जो भी अनुवांशिकता हिंदी में कहते हैं कि जो भी पास हो रहा है ट्रेट, जैसे हम अपने फादर जैसे दिखते हैं, हम अपने मदर जैसे दिखते हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो पासिंग हो रहा है ट्रेट या जीन को, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर्स है, आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है जेनेटिक्स का, थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना है। तो जो जो टॉपिक्स है कवर, वो हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमको पढ़ना है व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम आपने पहले भी थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा होगा कि दैट इज क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, जो भी स्ट्रेन्स है डीएनए का, आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप का एक घुमावदार स्प्रिंग जैसा डीएनए दिखता है। तो वो जो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन के टाइटली रैप्ड होता है, और टाइटली रैप्ड होता है क्रोमेटिड से। और यही दो क्रोमेटिड्स एक साथ जुड़ के, सेंट्रोमियर से जुड़ के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। दैट इज क्रोमोसोम। तो एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा ये क्रोमेटिड है, और दो क्रोमेटिड अगर एक साथ है तो उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये दोनों मिल के ज्वाइंटली फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में बेसिकली कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको जनरली 23 पेयर्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है हर एक स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, वेरीज कर सकते हैं। किसी में 46 है, किसी में 40 है, बट किसी में 28 है। सभी स्पीसीज में अलग अलग है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अपने देखिए, देखेंगे क्रोमोसोम के पार्ट्स कुछ होते हैं जिससे कि ये हम हमारा दिख रहा है, या उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। तो फर्स्ट है क्रोमेटिड्स। तो जो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स है उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। दो जो दिख रहा है आपको, दैट इज सेंट्रोमियर से जो ज्वाइंट है, दैट इज क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर क्या है कि बीच वाला पार्ट्स है, जो बेसिकली सेंटर पार्ट्स है, जहाँ पे क्रोमेटिड आके ज्वाइंट होते हैं या स्पिंडल फाइबर आके ज्वाइंट करते हैं। ये बेसिकली ज्वाइंट का काम करता है या मूवमेंट्स में हेल्प करता है। जो टर्मिनल एंड है, जो लास्ट वाला एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में बेसिकली हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वो सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब हमको पढ़ना है कि क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे आप देखिए खुद, दैट इज टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक बेसिकली क्या है कि ऊपर वाला जो आर्म्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी आर्म्स, एंड नीचे वाले को क्यू आर्म्स। तो इसी आधार पे इनका बताएंगे। अगर पी आर्म्स और क्यू आर्म्स लगभग बड़ा बड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। यहाँ पे देखिए पी आर्म्स कम हो गया और क्यू आर्म्स एज इट इज है, तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक। इससे थोड़ा कम है तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में पी आर्म्स और कम हो गया। टेलोसेंट्रिक बेसिकली ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे पी आर्म्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और कुछ यहाँ पे है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 13 से 15, 21, 22, वाई क्रोमोसोम्स, ये एक्रोसेंट्रिक है। एक्स क्रोमोसोम हमारा सब मेटासेंट्रिक है। 2, 4 से 12, 17, 18, ये सारा क्या है? हमारा सब मेटासेंट्रिक है। तो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। और ह्यूमंस में कोई भी टेलोसेंट्रिक नहीं है, कोई भी टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। अभी क्रोमोसोम्स क्या है, बहुत ही डिफाइंड है हमारे बॉडी में। तो इसके फंक्शंस क्या होंगे? तो पहला, जेंडर डिटरमाइन करता है। दूसरा, न्यू सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। हमारा आईज कलर क्या होंगे, हेयर कलर क्या होंगे, हाइट क्या होगा, ये डिटरमाइन करता है। हेरिडिटरी यूनिट्स के रूप में ये जीन को होल्ड करता है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं बेसिकली सेल्स का, उसको ये कंट्रोल करता है। ये तो है ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स।
ओके, अब दो चीज और बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, दैट इज जीन्स एंड डीएनए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज डीएनए। तो जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट है जेनेटिक्स का। एक सीक्वेंस है डीएनए का जीन, जो कोड्स करता है आरएनए के लिए या प्रोटीन के लिए, और यही बेसिक है हेरिडिटी का, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। तो अब ये जो डिटरमाइन जीन है वो डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग का, जो भी बच्चे हैं उनका डिटरमाइन करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक जीन मॉलिक्यूल्स के पास सभी जीन के लिए एक यूनिक कोड होता है, हर एक के लिए, क्योंकि हर एक जीन को एक नया स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड करना है, तो हर एक के लिए नया नया यूनिक कोड्स रहता है हमेशा। तो ह्यूमंस में बेसिकली जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें दो कोड्स आता है, एक मदर का एंड एक फादर्स का। उसमें जो डोमिनेंट होता है, ये दोनों मिल के सेग्रीगेट करना होता है, तो दोनों मिल के वो चीज जाहिर करता है, जीन जेनेटिक्स फीचर्स आदमी में दिखता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि ये ऑल अबाउट जेनेटिक्स ही है। उसके बाद जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू फादर्स होता है, तो आधा डीएनए हमारा मदर से आता है, आधा फादर से आता है, 50% ऑफ मदर से और 50% जेनेटिक चीज हमारे मदर्स एंड फादर दोनों से 50-50% आता है। ये तो चलिए जीन्स की बात हो गई, डीएनए की बात हो गई, और जान गया कि हर एक इंसान में हमारा जो कोड होता है वो सभी का अलग अलग होता है। अब एक चीज आता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपने प्रोटीन पढ़ा होगा कि व्हाट इज प्रोटीन। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, कि मैक्रोमोलिक्यूल से जो बना है एमिनो एसिड से। तो ऑब्वियस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो क्या चीज से होगा? ऑब्वियस एमिनो एसिड से होगा। ह्यूमंस के अंदर हो रहा है, यानी कि विद इन सेल हो रहा है। तो जो सिंगल अमीनो एसिड्स है पॉलीपेप्टाइड चेन में बन रहा है, जो आगे जाके प्रोटीन बन रहा है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो नया पॉलीपेप्टाइड जनरेट हो रहा है, इसकी नॉर्मली नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोडेड सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा सभी के लिए यूनिक कोड होता है। दूसरा एंजाइम चाहिए, मैसेंजर आरएनए चाहिए, रिबोसोमल आरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए, सारे कुछ चाहिए। अब जो प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इधर इन न्यूक्लियस एंड रिबोसोम दोनों में पार्ट कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ना है थोड़ा हम समझ लेते हैं कि दो बाय फेज है, दो तरह का फेज है। पहला क्या होता है? कॉपी। दूसरा जनरेशन। जो कॉपी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से कोड बना हुआ है प्रोटीन का, वो कॉपी होता है, वो सीधा कॉपी हुआ और आगे बढ़ा। तो अब ये जो कॉपी हुआ आगे बढ़ा, इसमें कुछ कुछ लोग हेल्प करेंगे ऑब्वियस, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक कोडेड सीक्वेंस है, एंजाइम्स है, ट्रांसफर आरएनए है, और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ये सारे कोई हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बाद क्या हुआ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से आया और कहाँ आगे जाना है, तो रिबोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ना है, तो ट्रांसक्रिप्शन सीधा कॉपी करना होगा। तो इसके तीन फेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट हुआ, इलोंगेट हुआ, वो चीज बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और बड़ा होके छट गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसको नया पेयर बनना है। तो तीन पार्ट यहाँ पे डिवाइड हुआ ट्रांसक्रिप्शन में। सेकेंड पार्ट क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये पार्ट हमारा होता है रिबोसोम में। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए क्या करता है? वे बनाता है और कनेक्ट करता है। अब किससे कनेक्ट करेगा? तो एक यूनिक कोडोन से उसको कनेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफर है, तो ऑब्वियस वो कैरी करेगा एमिनो एसिड्स को, तो और एक कोडेड सीक्वेंस को, तो जिसका जो कोड होगा उसी के साथ वो मैच करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी तीन सेट होते हैं, मैसेंजर आरएनए के तीन तीन सेट करके होते हैं, जिसको हम लोग कोडोन कहते हैं। तो जहां पे भी जाके यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहला ये चीज 3 डैश है, 5 डैश है, तो नीचे वाला क्या हुआ कि इनिशिएशन हुआ, इनिशिएट किया और इसको फोटो कॉपी किया, इलोंगेट किया इसको, और ये बाहर निकल गया, फिर जाके ये किसी कोड के साथ मैच करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, ट्रांसलेशन में प्रोसेस में जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट होता है जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की हम पढ़ रहे हैं कि जो जीन कॉपी हो रहा है ये मदर्स में जा रहा है, फादर्स में जा रहा है। 50% हमने पढ़ा है कि दोनों का जेनेटिक हेरिडिटी हमारे पास आता है। तो वो कैसे आता है? तो इसके लिए मेंडल्स आए थे जिन्होंने क्या बोलते हैं मटर में काम किया था। उसके 7 ट्रेड्स देखे थे, हाइट, पॉड कलर, पॉड शेप, ये अपने 12th में पढ़ा होगा। तो उन्होंने 3 नियम बताए थे, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशंस का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मतलब जो डोमिनेंट होगा वो F1 जनरेशंस में दिखेगा, जो भी ट्रेड डोमिनेंट होगा। सेग्रीगेशंस में क्या है कि कोई भी ट्रेड छुपता नहीं है, कभी ना कभी वो निकलता है। तो जैसे डोमिनेंट में आपने एक कोई भी चीज डोमिनेंट हुआ था लेकिन F2 में वो चीज दिखा था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि एक ट्रेड को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको जाके भड़का देगा, उसका काम खराब कर देगा, वैसा कुछ नहीं। सभी अपना इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। तो अब जेनेटिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, बेसिकली ये बस समझने के लिए था। मेन जो है ये आपका ये, तो हम जानते हैं कि 6 क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड वाई। तो ह्यूमंस में मेन में क्या होता है, एक्स वाई, एंड फीमेल में एक्स एक्स। तो जो डिटरमाइन करता है किसी बच्चे का सेक्स, वो क्या किससे होता है, बेसिकली मेल से। क्योंकि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक्स है, या एक मिनट इसके लिए थोड़ा क्लियर करते हैं कुछ, व्हाइट बोर्ड, ओके। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्स है और ये हमारा एक्स वाई है। तो ये हमारी मदर है, ये हमारा फीमेल, सॉरी फादर है। तो अब जो हम जानते हैं कि 50% दोनों से जाता है, इसका मतलब है एक एक्स यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ से फिर एक और एक्स आएगा, या इसका एक एक्स यहाँ पे जाएगा, तो ये एक वाई यहाँ पे आएगा। तो अब क्या हुआ, ये अगर आ रहा है, अगर ये वाई ट्रेट में जा रहा है तो डेट मीन्स मेल बच्चा हो रहा है। और यहाँ पे अगर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब है फीमेल, क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स ही जाना है। यहाँ पे भी एक्स जाना है, यहाँ पे भी एक्स जाना है। यहाँ पे अगर एक्स गया दैट इज फीमेल, अगर यहाँ पे ये ट्रेट वाई गया दैट इज मेल। तो ये हमारा जेनेटिक इनहेरिटेंस है, कैसे मेल हो रहा है, कैसे फीमेल बच्चे हो रहे हैं, 6 डिटर्मिनेशन। ओके, तो अब हम लोग फिर से वापस से ओके, तो हमने ये चीज पढ़ लिया। और इसमें कुछ एक होता है कि जैसे कि अगर जेनेटिकली जा रहा है तो मे भी हो सकता है कि सिंगल एलील जा रहा हो, या सिंगल जीन इनहेरिटेंस हो सकता है। मतलब सेम क्रोमोसोम, मदर का भी सेम क्रोमोसोम जा रहा है, फादर का भी सेम क्रोमोसोम जा रहा है, सेम चीज डिटरमाइन करने के लिए। या हो सकता है कि मल्टीपल जा रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कलर, आईज का कलर जाना है तो दोनों का हो सकता है ब्लैक ही जा रहा हो तो बच्चे का ब्लैक हो जाएगा। हाइट जाना है दोनों का, टी टॉल वाला जा रहा हो तो टॉल हो जाएगा। कभी कभी मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए एबीओ ब्लड ग्रुप, ए के लिए आईओ भी हो सकता है, आईए भी हो सकता है, और ए के लिए आईए भी हो सकता है, आईए दोनों एलील हो सकता है मदर से ये चला जाए, फादर से ये चला जाए। तो हो सकता है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ डिटरमाइन भी कर सकता है। तो ये इस टाइप के जो मल्टीपल जीन जा रहे हैं उसको मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस और रेसेसिव इनहेरिटेंस है, एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है, कैरियर बोल सकते हैं कि कोई भी गड़बड़ी हो सकता है इसमें, अफेक्टेड है, कोई भी तरह का अफेक्टेड बीमारी है, और दूसरा नॉर्मल जीन, फादर भी नॉर्मल जीन है। अब यहाँ पे एक जीन ये आएगा और एक ये जीन आएगा, ये और ये जीन आया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन जिस दोनों के साथ आया नॉर्मल है, ये जिन जिसके जिसके साथ आया ये म्यूटेटेड जिन, दैट मीन्स कि वो चीज अफेक्टेड क्रिएट करेगा। अगर वो कैरियर है तो क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे कैरियर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। यही चीज फिर आफ्टर जनरेशन में हो सकता है कि जो रेसेसिव है वो डोमिनेंट हो गया है, सेग्रीगेशन में जाए और डोमिनेंट हो गया है, ठीक है। तो यही था हमारा ऑल अबाउट जेनेटिक्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।